नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के स्टेडियम में उस वक्त अप्रत्याशित स्थिति बन गई जब विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही दर्शक दीर्घा से नारेबाजी शुरू हो गई। लोगों ने न केवल रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे लगाए, बल्कि दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर AQI से जुड़े तंज भी कसे। कार्यक्रम का माहौल कुछ ही पलों में खेल से हटकर राजनीतिक विरोध में बदलता नजर आया। नारेबाजी कर रहे लोगों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की, जिससे स्टेडियम में तनावपूर्ण स्थिति बन गई और मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों को स्थिति संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। ये पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि जनता के बीच असंतोष किस तरह सार्वजनिक मंचों पर सामने आ रहा है, जहां खेल जैसे आयोजनों में भी राजनीतिक विरोध की गूंज सुनाई देने लगी है। वहीं मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। सांसद ने गृह मंत्री से मेरठ के वकीलों से सीधे मुलाकात के लिए समय देने का भी अनुरोध किया, ताकि उनकी मांगों को विस्तार से रखा जा सके। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 17 दिसंबर को पश्चिमी यूपी में बड़े आंदोलन की तैयारी है। इस आंदोलन के तहत क्षेत्र के 22 जिलों में बाजार, अदालतें और अन्य सेवाएं बंद रहने की घोषणा की गई है। जानकारी के मुताबिक बंदी के दौरान सैकड़ों वकील दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। वकीलों का कहना है कि लंबे समय से लंबित इस मांग को लेकर अब निर्णायक आंदोलन किया जाएगा, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। तो हाईकोर्ट बेंच को लेकर मांग पत्र सौंपते हुए गोविल नजर आए। 17 दिसंबर को पश्चिमी यूपी बंद रहने वाला है और सैकड़ों वकील दिल्ली कूच कर सकते हैं। तो गृह मंत्री से सांसद अरुण गोविल ने मुलाकात की और हाईकोर्ट बेंच को लेकर मांग पत्र भी सौंपा। वहीं ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में प्रबंधन पूरी तरह सक्रिय है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने अपने निरीक्षण रिपोर्ट में कुछ सुरक्षा मानकों में कमियां चिन्हित की थी, जिसे DGCA को सौंपा गया था। इस रिपोर्ट के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन को सुरक्षा मानकों में सुधार और आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में एयरपोर्ट परिसर में व्यापक स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। टर्मिनल भवन के चारों प्रवेश द्वारों, 14 वॉच टावरों, पार्किंग क्षेत्र और अन्य संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही निगरानी और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। तो DGCA से एरोड्रम लाइसेंस प्राप्त करने से पहले सभी सुरक्षा मानकों को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से यात्रियों के संभावित आवागमन को लेकर प्रतिदिन रिहर्सल भी की जा रही है, ताकि संचालन के दौरान किसी तरह की चूक न हो। कंपनी का कहना है कि सभी खामियों को जल्द दूर कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर हुई बड़ी लूट की वारदात ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में 85 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने व्यापारी के मुनीम की स्कूटी में जानबूझकर टक्कर मारी, जिससे वो सड़क पर गिर पड़ा और फिर नकदी से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ये वारदात सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास हुई, जहां 2 हथियारबंद बदमाश पहले से घात लगाए बैठे थे। पीड़ित मुनीम एक गौतम बुद्ध नगर के व्यापारी के लिए पेमेंट कलेक्शन करने आया था। वो 2 व्यापारियों से 50 लाख और 35 लाख रुपए वसूल कर स्कूटी से गाजियाबाद लौट रहा था। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने पहले से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। मामले के खुलासे के लिए 5 विशेष टीमों का गठन किया गया है। साथ ही नोएडा और मेरठ से भी वरिष्ठ अधिकारियों को जांच में शामिल किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और कई टीमें अलग अलग दिशाओं में बदमाशों की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस लूटकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दिन दहाड़े हाईवे पर 85 लाख रुपए की इस वारदात ने कानून व्यवस्था और हाईवे सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कितनी तेजी से बदमाशों तक पहुंचती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कितना मजबूत किया जाता है। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर स्कूली और कॉलेज छात्रों की लापरवाही भरी गतिविधियां चिंताओं का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कॉलेज की छुट्टी के बाद बड़ी संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक के आसपास जमा हो जाते हैं और वहां हुड़दंग मचाते हैं। कुछ छात्र रेलवे लाइन के किनारे और स्टेशन की दीवार पर बैठकर नशे की लत में लिप्त नजर आ रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रेलवे ट्रैक पर सिगरेट पीने और खतरनाक तरीके से मस्ती करने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में नाराजगी है और उन्होंने इसे गंभीर
बताते हुए रेल मंत्री तक ट्वीट कर कार्रवाई की मांग भी की है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने वंदे मातरम के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे बयानों के पीछे नकारात्मक सोच काम कर रही है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग मुस्लिम समाज को शिक्षा और सामाजिक मुख्यधारा से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं और समाज में भ्रम फैलाने का भी काम किया जा रहा है। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जब नमाज के दौरान सजदा किया जाता है और धरती को सिर झुकाया जाता है तो फिर वंदे मातरम कहने पर आपत्ति समझ से परे है। उन्होंने वंदे मातरम का अर्थ बताते हुए कहा कि इसमें देश की धरती, प्रकृति, जल, वायु और संसाधनों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। मंत्री ने सवाल उठाया कि जब सभी लोग इसी धरती का अन्न, जल और हवा लेते हैं तो फिर धरती को प्रणाम करने में आपत्ति क्यों होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रकृति को मानने की परंपरा सभी समाजों में रही है। चांद के दिखने पर त्योहारों की शुरुआत का उदाहरण देते हुए मंत्री ने कहा कि अगर कोई प्रकृति को मानने से इनकार करता है तो फिर ऐसे प्रतीकों को मानने का भी विरोध होना चाहिए। उनके अनुसार कुछ लोग सीमित सोच के साथ पूरे समाज का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने समाज से अपील की कि ऐसे बयानों और बहकावे में ना आए और शिक्षा व विकास की मुख्य धारा से जुड़े। उन्होंने कहा कि समाज का बड़ा वर्ग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि कुछ लोग भ्रम फैलाकर अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री का कहना था कि वंदे मातरम को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचता है। अभी यहाँ पीओडी गेस्ट हाउस पर हमें यहाँ पर जिलाधिकारी, प्राधिकरण, जल निगम, नगर पालिका, पीओडी ऐसे सब मिल गए अधिकारी को जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था कैसे हो। खास तौर से श्रीराम कॉलोनी के सामने ड्रेनेज की व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई है और जो नई कॉलोनियाँ डेवलप हुई हैं, चाहे उसमें A-Z हो, चाहे वसुंधरा हो, अन्य भी कॉलोनियाँ हैं, उनके पानी की समस्या भी बहुत जल्दी और बहुत तेजी होने वाली है। उनका हमने कहा कि आने वाले 25 साल की प्लानिंग कैसे हो, ड्रेनेज सही प्रकार से कैसे हो, उसका कंक्रीट प्लानिंग बनाकर हमारे सामने रखें। अगर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो पैसे की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन बार बार ये चीजें ना हो और पैसे का दुरुपयोग ना हो। अभी तक हो ये रहा है कि लोग अपना अपना काम करके छोड़ देते हैं और दूसरी कनेक्टिविटी ना होने के कारण से, जैसे अभी A-Z से पहले भगीरथ चौक तक नाला बनाया और नाले पे सड़क के चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है, यानी प्राधिकरण उस सड़क को चौड़ी भी कर रहा है और नाला बना दिया उसके ऊपर। तुमने नगर पालिका से पूछा कि बिना आपने प्राधिकरण से NOC लिया, आपने नाला कैसे बना दिया। अभी यहाँ पीओडी। वहीं मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर रील बनाने का चलन अब कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनता नजर आ रहा है। तितावी थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शांति भंग के आरोप में पुलिस कस्टडी में बैठे युवकों ने हाथों में हथकड़ी लगे होने के बावजूद रील बना डाली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले कुछ युवकों का शांति भंग के मामले में चालान किया गया था। कस्टडी के दौरान ही आरोपियों ने रील बनाई, जिसमें जेल जाओगे तो नेता बनोगे, MP MLA बनोगे जैसे संवाद बोले गए। वायरल वीडियो में जिन युवकों की पहचान सामने आई है उन्हें अर्जुन, कुणाल और शिवम बताया जा रहा है। हथकड़ी पहनकर रील बनाना न सिर्फ कानून का मजाक उड़ाने जैसा माना जा रहा है, बल्कि ये पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की हरकतें युवाओं में गलत संदेश फैलाती हैं और अपराध को महिमा मंडित करती हैं। अब देखना यह होगा कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या सख्त कदम उठाता है। वहीं मुजफ्फरनगर के चरथावल कोतवाली क्षेत्र में नगला राई इलाके में एक सड़क हादसा CCTV कैमरे में कैद हो गया। घटना में एक छात्र सड़क पार कर रहा था, तभी उसे बाइक की चपेट में वो आ गया और आपको बता दें कि जोरदार टक्कर के कारण बाइक सवार और छात्र दोनों लगभग 20 फुट दूर जा गिरे। हादसा मदरसे से बाहर निकलते समय हुआ। घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता और सहानुभूति दोनों बढ़ गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पार करने के दौरान सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे ये गंभीर हादसा हुआ। यह घटना सड़क सुरक्षा और स्थानीय ट्रैफिक नियमों की अवहेलना के मुद्दे को भी सामने ला रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में रोड सेफ्टी को लेकर सतर्कता बढ़ाने की चेतावनी दी गई है। उधर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता का हाल गंभीर बना हुआ है। प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ने के कारण ग्रेटर नोएडा में AQI और अधिक खराब हो गया है, जिससे शहर के लोग चिंताओं में हैं। वहीं नोएडा में AQI में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद खराब बनी हुई है। विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा को देश के सबसे अधिक वायु प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। जहरीली हवा के कारण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और केवल आवश्यक कामों के लिए ही बाहर निकलने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा है कि लोग मास्क पहने, गहन शारीरिक गतिविधियों से बचें और बच्चों और बुजुर्गों को बाहर जाने से रोकें ताकि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों से बचा जा सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, ग्रेटर नोएडा की बात करें या दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सभी जगहों पर वायु गुणवत्ता खासा खराब नजर आ रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। स्थितियां अब भी बेहद गंभीर यहां पर बनी हुई है। आज की बात करें, क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए साहिल, आज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज धूप निकली है। लोगों को सुकून मिला है कोहरे से, लेकिन प्रदूषण से सुकून बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि 3 दिन से लगातार इतना कोहरा था कि सुबह से शाम तक चारों तरफ धुंध रहती थी। एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। यमुना एक्सप्रेस की बात करूं, कहीं ना कहीं वहां पर भी एक्सीडेंट हो रहे थे। तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ी राहत धूप से मिली है, कोहरे से मिली है, लेकिन प्रदूषण की बात की जाए, प्रदूषण अभी भी बना हुआ है और ये हवा बहुत ज्यादा बेहद खराब है। और इसी चीज को लेकर देश में ग्रेटर नोएडा और नोएडा नंबर 1 चल रहा है। जी अरबाज, वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि तमाम तरीके के व्यापक कदम प्रशासन की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो तमाम प्रयास इस वक्त नाकाफी नजर आ रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि एक तो पहले से ही प्रदूषण ने यहाँ पर हालत खराब की हुई थी, लेकिन अब जो ठंड है उसका भी प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक मोटी धुंध की चादर सुबह शाम दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है और लोगों को आवागमन में भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए या नोएडा की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए, तो वहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि लगभग 1500 मरीज रोजाना आ रहे हैं, जिसमें 13 से 14% जो लोग हैं वो सांस के मरीज हैं। तो माना जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है आदमी की हो रही है, बुजुर्गों को हो रही है और गर्भवती महिलाओं को हो रही है, बच्चों को हो रही है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है ये हवा जो खराब है बहुत ज्यादा खराब है। और सबसे ज्यादा इसकी वजह है कि जो निर्माणाधीन बिल्डिंगें बन रही हैं उन पर आदेश दिए गए थे कि हरी कारपेट लगाकर आप काम किया जाए। ये जो सड़कों के किनारे जो मिट्टी सड़कें मिट्टी पड़ी रहती है, वहां से धूल उड़ने वाली जो है, उससे भी लगभग प्रदूषण के कण फैल रहे हैं। और माना जा सकता है जो 1 करोड़ 20 लाख जो गाड़ियां प्रदूषण फैला रही हैं, वो उससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, और AQI में नोएडा में हल्की गिरावट आज देखने को मिली, लेकिन स्थिति अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। मतलब थोड़ी राहत यहां पर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अभी मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो प्रदूषण की स्थिति है उससे कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। देखिए, अभी 1 हफ्ते पहले जब उन्होंने बात की थी तो मौसम विभाग ने बताया था कि लगभग 18 दिसंबर तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो हालात 2 दिन पहले थे कोहरे और ठंड की वजह से, प्रदूषण का तो प्रकोप था ही, लेकिन जिस तरीके से माना जा सकता है कि प्रदूषण का मामला था, कहीं ना कहीं ठंड की वजह से जो लोग लकड़ियां जला रहे हैं, जगह जगह पर लकड़ियां जला रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण फैल रहा है। और माना जा सकता है कि आने वाला वक्त और भी ज्यादा बेहद खराब होगा, क्योंकि खराब हवा है और इसमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। वहीं नोएडा की बात की जाए, जिला गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, तो जो मेधा रूपा में जिला मजिस्ट्रेट, उन्होंने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लास का आदेश दिया है। वहीं जो बड़ी क्लासें हैं उनको हाइब्रिड के क्लास का ऑर्डर दिया है। तो माना जा सकता है कि आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रदूषण है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। जी बिल्कुल, और अरबाज, हम लगातार देख भी रहे हैं कि स्थितियां काफ़ी गंभीर है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या, जिनको सांस संबंधित बीमारियां हैं, उनकी संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि इस प्रदूषण का असर खासकर जो सांस के मरीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बच्चों और बुजुर्गों को भी यही सलाह दी जा रही है कि वो जितना ज़्यादा हो सके उतना घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इस वक्त ये जहरीली हवा जान के लिए बेहद खतरनाक यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देखिए साहिल, मैं बताऊं, कहीं ना कहीं जो ये हवा है, यह उत्तर पश्चिमी की जो हवा है 11 किलोमीटर प्रति घंटे के वक्त से चल रही है। तो माना जा सकता है कि जो हवा की धीमी गति है उससे भी ज्यादा प्रदूषण का मामला पड़ रहा है, कोहरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पराली जलाई गई थी बराबर राज्यों में। और जिस तरीके से यहाँ की बात की जाए नोएडा के सेक्टर 125 की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क की बात की जाए, ये ऐसी जगह है जहां पर यूनिवर्सिटी है, फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रदूषण देखने को मिल रहा है।
और आदेश दिए गए हैं कि घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले, छोटे बच्चे घर पर रहें, और जो सुबह को सैर करते हैं, पार्क में जाते हैं घूमने, वो कहीं ना कहीं घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित रखें। बिल्कुल। और अरबाज, साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी व्यापक कदम उठाए जा रहे थे। दिल्ली में तो जिस तरीके से कई जगहों का AQI जो बहुत खराब श्रेणी में पाया गया, उसके बाद से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। नोएडा में क्या स्थिति है, ग्रेटर नोएडा में क्या स्थिति है इस वक्त, किस तरीके के व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं? देख, ग्रेटर नोएडा में ग्रैब लागू कर दिया गया है, लेकिन जो कि टीमें बनाई गई थी नोएडा प्राधिकरण द्वारा, वो लगातार कार्यरत है, फील्ड में कार्यरत है। लगभग 14 टीमें गठित की गई थी, जो खुले चौराहों पर और मुख्य मार्गों पर जाकर घूम रही थी, और ऐसी चीजों पर, निर्माणाधीन बिल्डिंगों पर जहां पर काम चल रहा था, जहां पर खुले में कूड़ा जलाया जा रहा था, जहां पर मट्टी डाली जा रही थी, उन पर लाखों का जुर्माना भी लगाया जा रहा था। बिल्कुल। और अरबाज, कहीं ना कहीं लोगों का जो आक्रोश है प्रदूषण को लेकर, वो भी अब खुले तौर पर नजर आने लगा है। सरकार का विरोध करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि सख्त कदम यहां पर उठाने चाहिए, जिससे कि थोड़ी बहुत राहत यहां पर लोगों को मिल सके। देखिए, लोगों का खासकर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि लोग एक्स पर लिख रहे थे, ट्विटर पर लिख रहे थे, और कहीं ना कहीं बता रहे थे कि अगर आप स्वस्थ हैं और आपको जल्दी बीमार होना है तो आप नोएडा आ जाइए। तो ये बहुत बड़ी बात है, और कहीं उनकी बातों को सुनवाई नहीं की जा रही थी। कल की बात की जाए दिल्ली की, एक बड़े खिलाड़ी स्टेडियम में आए थे, वहां पर रेखा गुप्ता थी, जो कि दिल्ली की CM है। वहां पर नारेबाजी हो गई, उनके खिलाफ हाय हाय के नारे लग गए। तो माना जा सकता है कि जो पब्लिक है उसमें बड़ा आक्रोश है, क्योंकि आदमी के लिए एक होता है, आदमी सबसे ज्यादा घर से बाहर रहता है, काम करता है, फील्ड में रहता है, लेकिन उसमें अभी अपने आप को स्वस्थ न रख पाए तो फिर कैसे चलेगा। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी वायु गुणवत्ता गंभीर की श्रेणी में है। हालांकि नोएडा में AQI में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अब भी हवा बेहद खराब है, और खासकर ये हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है। इसीलिए सलाह दी जा रही है कि बच्चे और बुजुर्ग जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने घरों में ही रहें, इस जहरीली हवा में बाहर ना निकलें, क्योंकि स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता हुआ इस जहरीली हवा से नजर आ रहा है। वहीं आज लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से वापस लाया जाएगा। दिल्ली लूथरा ब्रदर्स को लाया जाएगा, और दोनों आरोपी गोवा क्लब अग्निकांड मामले में शामिल हैं, और उनकी सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए गोवा पुलिस की एक टीम पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। जैसे ही लूथरा ब्रदर्स एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उन्हें गोवा पुलिस की हिरासत में सौंप दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और लॉजिस्टिक इंतजाम पहले से पुख्ता किए गए हैं। ये कदम गोवा पुलिस और दिल्ली प्रशासन के बीच समन्वय का भी उदाहरण है, ताकि आरोपी सुरक्षित रूप से न्यायिक प्रक्रिया के तहत पेश किए जा सकें। वहीं हापुड़ में कोहरा और सर्दी के कारण ट्रेनों का समय बदला हुआ दिखाई दे रहा है। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें निर्धारित समय से लेट पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली से हापुड़ तक की दूरी तय करने वाली ट्रेनें भी देरी का शिकार हो रही हैं, जिसके चलते लोगों को यात्रा में असुविधा और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की वजह से ट्रेनों की गति धीमी होने के कारण पटरियों पर सुरक्षा के लिहाज से भी कुछ समय की रुकावटें देखी जा रही हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो यात्रा से पहले समय की पुष्टि कर लें और कोहरे की वजह से संभावित देरी के लिए तैयार रहें। वहीं नोएडा एयरपोर्ट में सुरक्षा कमियों को दूर कर रही कंपनी रोजाना यात्रियों के आवागमन की रिहर्सल भी यहां पर की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट की सुरक्षा को पुख्ता करने में प्रबंधन जुट गया है। BCAS ने रिपोर्ट में सुरक्षा मानकों में खामी बताई थी। तो 14 वॉच टावर और टर्मिनल के 4 गेटों पर काम लगातार किया जा रहा है। CCTV कैमरे, पार्किंग में सुरक्षा कार्य में प्रबंधन जुटा हुआ है। तो DGCA से एरोड्रम लाइसेंस मिलने से पहले काम जारी है। तो आपको बता दें कि नोएडा एयरपोर्ट में सुरक्षा कमियां दूर करने में कंपनियां जुट गई है। रोजाना यात्रियों के आवागमन की रिहर्सल की जा रही है। उधर मेरठ में कोहरे के बीच बागपत पुलिस की एक प्राइवेट कार के साथ भीषण सड़क हादसा हो गया। जानी थाना क्षेत्र के मेरठ बागपत बॉर्डर पर वाहन की टक्कर के बाद पुलिस की कार हिंडन नदी में गिर गई। इस हादसे में कार में सवार हेड कांस्टेबल और एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान हेड कांस्टेबल राहुल चौधरी और अजरुद्दीन के रूप में हुई है।
हादसे में एक सिपाही और 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस की एक गाड़ी मेरठ में दबिश देने के बाद लौट रही थी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और प्रशासन साथ ही साथ पुलिस ने राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया। कोहरे और खराब विजिबिलिटी को हादसे का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। आगे बढ़ते रुख करते हैं बड़ी खबर का। मेरठ से बड़ी खबर, फोन पर नकल करते 3 छात्र पकड़े गए हैं। प्रोफेशनल कोर्स परीक्षा के दौरान ये छात्र पकड़े गए। CCSU के सचल दल का गाजियाबाद में छापा भी देखने को मिला। गाजियाबाद के परीक्षा केंद्र में ये छापा मारा गया। कई केंद्रों पर सचल दल को अव्यवस्थाएं मिली, तो CCSU सचल दल ने कई केंद्रों पर व्यवस्थाओं को जांचा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कई केंद्रों पर अव्यवस्थाएं पाई गई। CCSU सचल दल ने कई केंद्रों पर व्यवस्थाओं को जांचा। तो फोन पर नकल करते 3 छात्र भी पकड़े गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मेरठ से बड़ी खबर, बहुचर्चित ड्रम वाला सौरभ हत्याकांड का यह मामला है। विवेचक थानेदार की कोर्ट में होने वाली जिरा टल गई है। तो रमाकांत पचौरी की कोर्ट में होने वाली जिरा को टाल दिया गया है। वकीलों की हड़ताल के कारण ये सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख लगी है। तो मुस्कान साहिल के वकील को गवाही पर जिरह करनी थी। कोर्ट में अभी तक 15 गवाहों के बयान हो चुके हैं, यानी 15 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन फिलहाल वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 18 तारीख को तय की गई है। उधर मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के प्रहलाद नगर से गंभीर रंगदारी मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक महिला ने कपड़ा व्यापारी को फोन कर अपने घर बुलाया और उसे बंधक बना लिया। आरोपियों ने व्यापारी से 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की, लेकिन बाद में चेन उतरवा कर 1.07 लाख रुपए लिए और व्यापारी को छोड़ दिया। व्यापारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में उनके कब्जे से रंगदारी की रकम 35,000 रुपए, व्यापारी की चेन और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी कई आपराधिक मामलों में पहले से संलिप्त रहे हैं। ये मामला व्यापारियों के लिए चेतावनी के रूप में सामने आया है और पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की भी अपील की है। उधर नोएडा में बोगस कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर GST चोरी का खुलासा हुआ है। STF की नोएडा यूनिट ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए का राजस्व हड़पने की योजना बनाई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गैंग का सरगना विशेश्वर प्रसाद पांडे शामिल हैं। वहीं बबलू प्रिंस पांडे, दीपांशु और जय किशन को भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी नोएडा और बिहार दोनों राज्यों में हुई है और इस गैंग के अन्य साथियों के लेन देन की जांच भी STF कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि फर्जी कंपनियों के जरिए की गई ये GST चोरी लंबे समय से चल रही थी और इस कार्रवाई से राजस्व सुरक्षा को बड़ी राहत मिली है। तो हापुड़ के मोदी नगर रोड पर एक व्यक्ति ने सड़क के बीच अपनी कार खड़ी कर दी, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। कार सवार व्यक्ति कथित तौर पर शराब के नशे में था और उसने वाहन को बीच सड़क पर ही छोड़ दिया। घटना के दौरान यह भी देखा गया कि कार के डैशबोर्ड पर पुलिस का कैप रखा हुआ था, जिससे आसपास के लोगों में सवाल खड़े हो गए। नगर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को नियंत्रित करने के साथ साथ मामले की जांच में जुट गई। इस तरह की हरकत सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शराब के नशे में वाहन चलाना और सड़क पर गाड़ी छोड़ना गंभीर अपराध है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।